हेलो फ्रेंड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मेडिकल में जो जब कोई भी बच्चा जब मेडिकल एग्ज़ाम देने के लिए आता है, सो कौन से पॉइंट्स हम उसको एग्जामिन करते हैं, या एक बेसिक जो चीज़ें होती है कौन से सिस्टम से हम कैसे उसको सिस्टमेटिक वे में हम उस चीज़ को उसका एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल अपीयरेंस जो होना चाहिए बच्चे का, हम उसमें चेक करते हैं कि उसका इंटेलिजेंस और उसका एजुकेशन का लेवल क्या है। उसके मेंटल और इमोशनल स्टेटस को देखते हैं, बच्चा कहीं डिप्रेस तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी या इस तरह का कोई फैक्टर तो नहीं है। उसका बिल्ड कैसा है, पोस्चर कैसा है। बिल्ड मतलब बहुत ज़्यादा अंडरवेट या फिर बहुत ज़्यादा ओबेस तो नहीं है। ओबेसिटी और अंडरवेट ये न्यूट्रिशन को भी दिखाता है। स्किन कलर को भी हम देखते हैं, स्किन कलर में इस चीज़ को देख करते हैं कि भाई कहीं कोई उसका एनीमिया या जॉन्डिस या कोई और फीचर्स तो नहीं है उस तरह के, उनके स्किन से पता चल जाता है। बॉडी हेयर्स में हम उसको चेक करते हैं कि भाई उसका टेक्सचर, हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बाल, सिर के बालों में कहीं कोई लॉस नहीं, हेयर लॉस तो नहीं है, जिसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। हर्सुटिज्म या फिर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से या हार्मोनल इरेगुलरिटी की वजह से कोई अनयूजुअल हेयर ग्रोथ तो नहीं है। और नेल के कंडीशन को भी देखते हैं कि नेल जो है हेल्दी है या उनमें कोई किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से जो चेंजेस होते हैं उस तरह के चेंजेस हैं। किसी भी पुराने सर्जरी, जो हमारे अगर कोई भी सर्जरी हुआ है, लड़के ने कराया हुआ है, तो उसका स्कार या कोई और भी फीचर जो सर्जरी का है वो हम इस चीज़ को चेक करते हैं। स्किन में जैसे मैंने पहले बताया, कोई हम पिगमेंटेशन के बारे में, कोई रैशेस, स्कार, कोई कटे का निशान या उसका जो स्कार बनता है, किलोइड जो कि ओवर ग्रोथ ऑफ द स्कार होता है, एक्ने, मोल्स जो ब्लैक मोल और नीवस, इसमें भी हम ये चेक करते हैं कि उसका साइज़ कितना है और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं या नीवस कितने हैं। क्योंकि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाए और उसका साइज़ बड़ा हो, फिर हम वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज़, इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। वॉर्ट, कॉर्न और हिमेंजियोमा, खून की जो नलियाँ होती हैं उसकी एक एबनॉर्मलिटी है, उसको हम हिमेंजियोमा बोलते हैं। वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैलोसिटीज़, स्किन में थिकनेस जो हो जाती है कई बार, खास करके एड़ियों के पास और अंगूठे के पास, ये जहाँ बार बार घर्षण होता है वहाँ पे कैलोसिटीज़ हो जाती हैं। सो वो कैलोसिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। फिर एंजियोएडेमा, कई बार जो है ऊपर सुपरफिशियल जो हमारी नसें होती हैं उसको, उसमें रेडनेस हो जाती है, वो ऐसी तो नहीं है। लाइपोमा एक तरह से चर्बी की गांठें होती हैं जो स्किन के नीचे होती हैं, और किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती हैं और कम भी होती हैं। एक कैफिलॉट बोलते हैं इसको, स्पॉट्स होता है एक्चुअली, ये जिनको न्यूरोफाइब्रोमा होता है उनके साथ ऐसी तरह के भी होते हैं, ये बचपन से होता है। सो उसमें भी देखना होता है कि ये साइज़ इसका कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो वो अनफिट होता है। बाल, जैसे मैंने बताया, बालों का उड़ना, एलोपेशिया। लेप्रोसी के लक्षण, कोई भी किसी का लेप्रोसी तो नहीं रहा है। विटिलिगो, स्किन में सफ़ेद दाग जो होते हैं उसका उसका तो कोई नहीं है। और लाइकेन प्लेनस बोलते हैं, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है। सो उस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से डर्मेटाइटिस या स्किन का लीजन तो नहीं है, स्किन का इन्फेक्शन तो नहीं है। हम इन चीज़ों को भी चेक करते हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, एक तरह का इन्फेक्शन है स्किन का, जो स्किन में रेड लाल रंग के चकत्ते होते रहते हैं। हाइपरहिड्रोसिस, ये भी हमारे स्किन का ही पार्ट है। हाइपरहिड्रोसिस का मतलब होता है हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आना। हाइपरहिड्रोसिस इसको भी हम देखते हैं, और ये हाइपरहिड्रोसिस जो है इसकी वजह से लोग अनफिट होते हैं। ड्राइनेस, अनयूजुअल ड्राइनेस ऑफ द हैंड या स्किन, रफनिंग, ज़्यादा खुरदरा रफ स्किन, डीएस्क्वामिस, ऊपर से चमड़ी निकल रही हो, इस सब चीज़ों को भी हम स्किन के अंडर में देखते हैं। नॉर्मल जब हम फेस की तरफ आते हैं तो उसका फेस ही कैसा है, मतलब फेस नॉर्मल सामान्य रूप से उसका फेस दिख रहा है या बहुत डिप्रेस दिख रहा है, इस तरह का अलग अलग तरह का फेस होता है। सो वो क्या उसका फेस कहीं कोई गड़बड़ है। फेशियल सिमिट्री देखते हैं, मतलब कहीं से चेहरा टेढ़ा या मेढ़ा तो नहीं है। पाल्सीज बोलते हैं, किसी तरह से कोई मस्कुलर चीज़, कोई भी नसें या कहीं भी ऐसा तो नहीं कि कोई नर्व की खराबी हो जिसके वजह से वहाँ का पैरालाइज हो एक पर्टिकुलर एरिया में। फिर फेस में रैशेस, एक्ने, डिफॉर्मिटी, स्कल का डिफॉर्मिटी भी देखते हैं, बिकॉज स्कल का डिफॉर्मिटी से भी बहुत है। एक तो वो देखने में ख़राब लगेगा, दूसरा चीज़ कि जितने भी
आर्मी के गियर या एयरफोर्स या नेवी के जो गियर होते हैं उनको पहनने में हम उसको अगर नहीं फिट होगा, अगर स्कल का डिफॉर्मिटी होता है तो स्कल डिफॉर्मिटी उसके लिए अनफिट होते हैं। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ नाक माने नोज, ईयर एंड टीथ। डिफॉर्मिटी ऑफ नोज, ईयर और टीथ हम देखते हैं इसको आगे। माउथ और फेरिंग्स, माउथ में हम देखते करते हैं कि उसका सांस कैसा है, ब्रेथ कैसा है, ब्रेथ का ऑर्डर। कई बार अगर लंग में कोई इन्फेक्शन हो, सो अगर मुंह खोलेगा तो वो उससे बदबू आएगी। सो उससे बदबू से भी पता चल सकता है इसको कोई अंदर में इन्फेक्शन तो नहीं है। टंग टाई, अब उसके हम जीभ बोलते हैं बाहर करने के लिए, और उसका नीचे में कई बार लोगों का टंग जो है वो जुड़ा होता है आगे की तरह फ्लोर ऑफ द माउथ से। उसी की तरह प्रोट्रूजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है टंग का, उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब नॉर्मल अपीयरेंस है या उसमें कोई खराबी दिख रही है। जनरली फिशर टंग होता है या जियोग्राफिकल टंग होता है। ल्यूकोप्लाकिया, अंदर के माउथ के अंदर में कई बार लोग अपने जो पान गुटखा खाने के हैबिचुअल होते हैं उनके अंदर में ल्यूकोप्लेकिया की बीमारी हो सकती है, और वो पूरा सफ़ेद अंदर में होता है। म्यूकोसा जो होती है अंदर की जो लाली होती है उसकी जगह सफ़ेद हो जाता है, और वो धीरे धीरे बाद में कैंसर का भी रूप लेता है। उसके बाद हम टीथ और गम्स के कंडीशन को भी देखते हैं। टीथ का एक्चुअली डेंटल में भी हम अलग से पूरा पॉइंट्स काउंट करते हैं, और गम के कंडीशन को भी देखते हैं। मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, हमारे ऊपर का जो तालू है हम उसके देखते हैं कि उसका मूवमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर तालू का मूवमेंट बराबर नहीं होगा तो उसकी वॉइस में भी चेंजेज आएंगे। कोई ग्रोथ तो नहीं है, मुंह के अंदर कोई ग्रोथ है या नहीं है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज, लाइक किसी का ओठ कटा हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, इस तरह की चीज़ों, बाइफेड ओवला, पीछे जो घाटी होती है उस चीज़ को वो दो भागों में बटा हुआ है, तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। लिप्स के अंदर भी देखते हैं कि कोई अल्सरेशन या क्रैक्स या फीसर्स, और माउथ के एंगल पे वहाँ पे हमारे पास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, कोई ग्रोथ तो नहीं है लिप्स के ऊपर। हम इन सब चीज़ों को वहाँ एग्जामिन करते हैं। नेक जब हम नेक के एग्जामिनेशन में आते हैं तो हम नेक में देखते हैं कि नेक का मूवमेंट कैसा है, मतलब वो हर एक रेंज में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ से मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या लिमिटेशंस तो नहीं है रेंज नेक के मूवमेंट में। पेन तो नहीं हो रहा है मूवमेंट से रिलेटेड। वेनस डिस्टेंशन, वेन्स जो है उसके डिस्टेंट या जो जो गर्दन की नसें जाती, खून की नलियाँ जाती हैं, उसमें ज़्यादा खून तो नहीं भरा हुआ है, डिस्टेंशन तो नहीं है, इंगॉजमेंट तो नहीं है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ऊपर में। इस सब चीज़ों को हम देखते हैं। लिम्फ नोड्स जो उसके होते हैं उनके हम साइज़, कंसिस्टेंसी, मैटिंग को देखते हैं, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस अगर कोई केसेस होगा तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो मैटेड होते हैं। फिर उसके ऊपर ओवरलाइंग स्किन, या अगर कोई कैंसर या इस तरह की चीज़ें हैं तो स्किन को भी वो इन्वॉल्व करता है, उसके फिक्सिटी और इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। फिर भी नेक रीजन में साथ में थायराइड स्वेलिंग या ग्वाइटर हम चेक करते हैं कि किसी को थायराइड बढ़ा हुआ तो नहीं है, ग्वाइटर तो नहीं है। ट्रैकिया हम देखते हैं कि सेंट्रल है या पुल्ड है। ट्रैकिया जो उसका देखने का मतलब है कि अगर लंग में कोई पैथोलॉजी है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैकिया को किसी एक साइड में खींच लेता है, तो हम उसको पुल्ड ट्रैकिया बोलते हैं। साइनसेस देखते हैं, कई बार वो हमारे पुराने कॉन्जेनाइटल चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक छोटा सा घाव होता है और उस तरह उसको जब बर्स्ट हो जाता है तो फिस्टुला बनता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो है या नहीं है, कोई सिस्ट या कोई गांठ तो नहीं है, ग्रोथ तो नहीं है। और एक सर्वाइकल रिब होता है, अनयूजुअल है, नॉर्मली सर्वाइकल रिब नहीं होता, बट किसी में केस में जो गर्दन की हड्डियां होती है, जो वर्टिब्रल हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल हड्डियां, उसमें से 7 सर्वाइकल से वो अलग से रिब निकल जाता है, और वो कई बार जो है वैस्कुलर, जो हमारी नसें जो खून की नलियाँ जो जाती हैं अपर आर्म की तरफ, उनको दबाव डालती हैं, इसलिए वो अनफिट होने का एक रीज़न होता है। जब हम कान का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम हियरिंग टेस्ट करते हैं, उसके सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम एग्जामिनेशन में जब इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं वो इंटैक्ट है या नहीं है, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है उसमें। साथ में हम डिफॉर्मिटी ऑफ द पिन्ना, बाहर का जो ईयर लोब है, हम उसको देखते हैं कि उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है। उसके बाद जो कान के छेद है, जो कान का हमारे नॉर्मल जो साइज़ होता है उस साइज़ से छोटा तो नहीं है, ट्रेशिया तो नहीं है। कई बार बहुत केसेस में बहुत छोटा छेद होता है कान में। कोई एविडेंस ऑफ सर्जरी जनरली अगर किसी को कोई पहले से कान में इन्फेक्शन रहा हो
सो उसकी सर्जरी कराते हैं तो उसके निशान जो हैं कान के पीछे वैसे पता चल जाते हैं। फिर कान के पीछे भी कहीं कोई साइनस या कोई ऐसा तो नहीं है जो ओपनिंग है जो कि इंडिकेट करता है कि कोई कंजेनाइटल या बचपन से ही जन्मजात चीज़ है वो। स्किन का टैग, कान के पास में कोई स्किन का टैग है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम एक ईयर के एग्जामिनेशन में रखते हैं। जब हम आई एग्जामिनेशन करने के लिए आते हैं, आई एग्जामिनेशन में जो मोटे तौर पे सबसे पहले एक्जोप्थेल्मस या इनोप्थेल्मस, आँखें जो हैं वो बड़ी बड़ी और बाहर की तरफ है या आँखें धसी हुई हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। टोसिस, जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो पुतलियाँ नीचे झुकी हुई हैं, यानी जो हमारे फील्ड ऑफ विजन है उससे नीचे उसको छुपा रही हैं या नहीं, ऐसा। ट्रैकोमा एक तरह का इन्फेक्शन है जो पुतलियों के पीछे की तरफ होता है और वो रोशनी कम माने अंधता की एक कारण भी होता है। कैटरैक्ट, लेंस की अगर धुंधलापन है हम उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। टेरिजियम, आँखों के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है जो कि जो हमारे सामने रेटिना या जो विजुअल फील्ड में जब आ जाए तो देखने में दिक्कत होता है और फिर वैसे में सर्जरी कराना पड़ता है, लेकिन ये टेरिजियम जो है अनफिट होने का रीज़न है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आँख के अंदर का आई का अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। उस वो किस रीजन से है इस चीज़ को भी आई एग्जामिनेशन में स्पेशलिस्ट करते हैं उस चीज़ को। साथ में हम आईलिड के एडिमा देखते हैं, जो हमारा आईलिड है हम उस आईलिड को देखते हैं कि कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है उसके ऊपर, और कोई वाट तो नहीं है। वाट एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है। जेंथेलाज्मा बोलते हैं, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली वो जो उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उनको होता है। फिर कंजक्टाइवा, जो आँखों की सामने कंजक्टाइवा सफ़ेद वाला हिस्सा है, हम उसको देखते हैं कि उसमें कोई इन्फ्लामेशन, कोई स्पॉट तो नहीं है, बाइट आउट स्पॉट जो कि विटामिन ए की कमी से है, कोई डिस्कलरेशन, कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, कोई अल्सर या घाव तो नहीं है उसके अंदर में। फिर प्यूपिल देखते हैं, जो आँख के बीच का हिस्सा है, हम उसमें देखते हैं उसका साइज़ कैसा है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, साइज़ इरेगुलर तो नहीं है, नॉर्मली वो सर्कुलर होता है बट कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। फिर उसके बाद हम उसका रिएक्शन देखते हैं, हम जब हम लाइट उसके ऊपर डालते हैं तो वो श्रिंक करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। फिर आई के मूवमेंट को देखते हैं कि आई मूवमेंट हमारे कोऑर्डिनेटेड आई मूवमेंट है, दोनों आंखें एक साथ मूव कर रही हैं या नहीं मूव कर रही हैं, या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट है जो कि निस्टैग्मस बोलते हैं। साथ में हम स्क्विंट को भी चेक करते हैं। स्क्विंट में हमारी दोनों आंखें एक एक्सिस पे नहीं होती, तो हम उसको देखते हैं कि भाई स्क्विंट तो नहीं है, क्योंकि स्क्विंट जो है वो अनफिट होने का रीजन, टोटली परमानेंटली अनफिट होता है। फिर विजुअल एक्यूटी या विजन के बारे में हम देखते हैं कि विजन हमारा कितना है, और इस विजन के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि विजन जो है उसके हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। बट एक कॉमन चीज़ सब में है, वो है एक्सेप्ट एयरफोर्स में कलर विजन जो है CP1 होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ के लिए बेस्ट करेक्टेड जो विजन है वो 6/6 बोथ आइज होना चाहिए। उसके अलावा अनकरेक्टेड विजन अलग अलग केसेस में अलग अलग है, जो हम आपको अलग से बता देंगे। कॉर्निया हम जब देखते हैं, सामने वाला हिस्सा जो जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है कॉर्निया, उसमें देखते हैं कि भाई वो हेल्दी है कि नहीं, कोई उसके ऊपर स्कार है या अल्सर है, कोई एविडेंस है उसके क्रेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यानी कॉर्निया के ऊपर कोई सर्जरी तो नहीं कराया गया है, जो कि कराया जाता है लेसिक या इस तरह की सर्जरी जो कि रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, जिसको चश्मा लगा हुआ रहता है उसके लिए लोग कराते हैं, चश्मा हटाने के लिए। फिर इंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन हम वर्ड यूज़ करते हैं। आँखों की जो ये है सामने आईलिड्स है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो या बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, ये इसको हम देख करते हैं। और कोई आई सर्जरी हुआ है इसका भी हमें चेक करना होता है, अगर आई सर्जरी हुआ है फिर क्यों हुआ है, और इस चीज़ को और कहाँ तक वो सही है नहीं है, इस चीज़ को देखना पड़ता है। नोज़, जब हम नोज़ एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच का जो सेपरेटेड ये है, जो नेजल सेप्टम बोलते हैं हम उसको, वो नेजल सेप्टम नाक के केस में हम सबसे पहले डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो नाक के बीच की हड्डी होती है वो टेढ़ी तो नहीं है, हम इस चीज़ को देखते हैं। नेज़ल पॉलिप्स, अंदर में जो जिनको बहुत ज़्यादा बराबर सर्दी वर्दी होती रहती है, उन सब केसेस में नेज़ल पॉलिप बहुत कॉमन चीज़ है, उन सब चीज़ों को देखते हैं कि कोई पॉलिप तो नहीं है। टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी, जो टर्मिनेट यानी हमारे नाक के बीच में थोड़े थोड़े पार्टीशन होते हैं, छोटे बोन होते हैं, सो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और वो उनको ज़्यादा होती है जो खास करके एलर्जिक होते हैं और वो जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है।
फिर नेजल सेप्टल परफोरेशन, जो बीच की हड्डी है उसमें परफोरेशन हो जाता है, और ये सिफिलिस वगैरह के केसेस में ज़्यादा होता है। तो एविडेंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, जो मैंने बताया कि बार बार एलर्जी और उसकी वजह से नाक का बहना, ये चीज़ है, हम इन सब चीज़ों को ही देखते हैं। कोई पैरानेजल साइनस या नेजल साइनसिस जो हमारे नाक के चारों तरफ जो है, जो फेशियल बोन्स होते हैं उसके अंदर हॉलो स्पेस होता है, और उन हॉलो स्पेस में इन्फेक्शन जब हो जाए सो हम उसको पैरानेजल साइनस या साइनोसाइटिस बोलते हैं। सो कोई साइनोसाइटिस के लक्षण तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा नाक की कोई सर्जरी या नाक के अंदर में कोई ग्रोथ ऐसा तो नहीं है, हम इस चीज़ों को भी देखते हैं। अब हम जब अपर लिम्ब या दोनों अपर हाथ, जो हाथों का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम फिंगर नेल्स देखते हैं। नेल्स में हम उसके देखते हैं कि शेप कैसा है, क्लबिंग तो नहीं है, यानी हाथ की आगे की जो बनावट है वो उसमें खराबी तो नहीं है। क्वाइलिनोकिया बोलते हैं, वो आयरन के डेफिशिएंसी और इन सब चीज़ों की वजह से है, उसमें उसका डिफरेंट शेप हो जाता है। कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है हाथों में, नाखून में। पिटिंग, छोटे छोटे दाग तो नहीं है उसमें। स्प्लिंटर हेमरेज, खून के थोड़े से दाग होते हैं, वो किसी सिस्टेमिक डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद उसका जो शेप है, उस शेप में भी एक प्लेटिनेकिया बोलते हैं, वैसे तो नहीं है, बिल्कुल फ्लैट टाइप का। फिर सेपरेशन, नेल बेड से वो सेपरेटेड तो नहीं है, तो पेनफुल रहेगा और वो फिर निकल भी सकता है नेल। डिफॉर्मिटी हम देखते हैं हाथों में, जब उसके एल्बो में, फिंगर्स और थंब में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बिकॉज अगर हाथों में कोई डिफॉर्मिटी है तो ऑब्वियसली वो सेना के किसी काम के लिए फिट नहीं हो सकता। फिर साथ में हम अपर लिम्ब के साथ साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी यानी यहाँ के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को देखते हैं। फिर वॉर्ट्स, कॉर्न, कैलोसिटी, इस तरह की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो कुछ वो, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं अपर लिम्ब में। दूसरे हम अपर लिम्ब के सारे ज्वाइंट्स के देखते हैं, उसमें स्वेलिंग है, क्यूबिडस वल्गस या वेरस तो नहीं है हमारे पास। इस तरह की जो हाथ जो है हमारा एल्बो से बाहर या अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक अगर बाहर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 15 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो फिर वो हम उसको अनफिट करते हैं। उसी तरह से वेरस या हाथ के जो अंदर आने की है वो अगर 5 डिग्री से ज़्यादा है तो भी वो अनफिट होता है। सो हम इस सब चीज़ों को देखते हैं कि भाई उसका शेप कैसा है। कोई डिफॉर्मिटी, कंधे का कोई शोल्डर या एल्बो या रिस्ट जॉइंट का एबनॉर्मल कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है। इस तरह की हम सारी चीज़ें इसमें अपर लिम्ब के एग्जामिनेशन में देखते हैं। इसके साथ ही अपर लिम्ब में हम देखते हैं कि कोई डिजिट या मतलब कोई भी हाथों में कहीं कोई एम्पुटेशन तो नहीं हो रखा है, यानी कोई चीज़ कटा हुआ तो नहीं है, और साथ में पॉलीडेक्टाली, एक से नंबर ऑफ फिंगर्स जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, या सिनडेक्टाली, एक ही फिंगर के साथ दूसरा कोई और नंबर तो निकला हुआ तो नहीं है, कोई और फिंगर। इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। फिर किसी के ऐसे होते हैं कि कंधे बार बार जो है वो निकल जाते हैं अपनी जगह से, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। सो रिकरेंट डिसलोकेशन अगर किसी का होता है, जो हो अक्सर किसी किसी के में होता है ऐसा केसेस में, लेकिन वो आर्मी के लिए फ़िट नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी काम करेगा आर्मी के लिए और अचानक से कोई भी स्ट्रेस वाला काम होगा तो उसमें उसका डिसलोकेशन हो जाएगा, फिर वो हमारे काम के नहीं रहेगा। उसी तरह से कोई न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट, यानी जो खून की नलियाँ या नसें जो आ रही हैं गर्दन से होते हुए हमारे पूरे अपर आर्म में, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं। साथ में मसल्स में देखते हैं कि मसल्स वेस्टिंग तो नहीं है, मतलब नॉर्मल हेल्दी है, या मसल वेस्टिंग तब होता है जब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। सो ऐसे केसेस में मसल वेस्टिंग होता है। फिर हम रिफ्लेक्सेस देते हैं। रिफ्लेक्सेस यानी एक तरीका होता है देखने का कि अगर हम कहीं कोई टैप करते हैं तो उसके टैप करने से मसल का मूवमेंट हो रहा है सही या नहीं हो रहा है। अगर पॉजिटिव वे में मसल का मूवमेंट हो रहा है यानी पॉजिटिव रिफ्लेक्स है तो ठीक है, अगर नहीं रिफ्लेक्स है, एब्सेंट रिफ्लेक्स है, तो फिर वो भी गड़बड़ है, यानी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर हम कोऑर्डिनेशन देखते हैं उसका कि मसल्स का कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, हाथों और इसके उंगलियों का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है या नहीं। अब आते हैं नीचे लोअर लिम्ब में देखने के लिए, हमारे पैरों के लिए जनरल अपीयरेंस देखते हैं, पैर सीधे हैं या नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो एक देखने से नॉर्मल लुक में कैसा है। गेट या चलते हैं तो वो कैसा है, गेट माने चाल उसका बराबर चाल में है या कहीं कोई लिम्पिंग या इस तरह की चीज़ें, बैलेंस्ड है कि नहीं, चाल जो चल रहा है वो बैलेंस्ड है या नहीं। फिर पैरों में कहीं कोई स्वेलिंग या एडिमा, वेरिकोज वेन, पैर के नीचे जो हमारे लोअर लेग की तरफ है उसके बैक साइड में वेन्स जो है सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, उसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कोई वार्ट या स्किन का इन्फेक्शन तो नहीं है। कॉर्न हम बोलते हैं, पैरों में खास करके तलुओं में हो जाता है, कॉर्न तो नहीं है।
जो कि हमेशा वो जब भी अगर कॉर्न हो जाए किसी को तो पेनफुल होता है, चल नहीं सकता वो। फिर कैलोसिटीज़, खास करके एड़ी के पास जो है वो चमड़ी मोटी हो जाती है, वो पेनफुल भी होता है। फिर कोई और ग्रोथ तो नहीं है कहीं हमारे लोअर लिम्ब में, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। मसल वेस्टिंग, जैसा मैंने पहले बताया, मसल वेस्टिंग न्यूरोलॉजिकल कॉज है, कहीं कोई नर्व जो है अगर डैमेज है तो मसल वेस्टिंग उसका कॉमन होता है कॉज। उसके रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ द जो भी जॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, मूवमेंट लेग का है कि नहीं। फिर हम डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप, हिप का भी डिफॉर्मिटी देखते हैं। और नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन सब के डिफॉर्मिटी को चेक करते हैं, कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, क्योंकि डिफॉर्मिटी है तो ऑटोमेटिकली वो अनफिट है। एबनॉर्मल या रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट, कहीं किसी का कोई जॉइंट मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, यानी हर एक एंगल पे जिसका जहाँ मूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं है, वो भी एक अनफिट होने का रीज़न है। फिर नौकनी, या जो दोनों घुटने आपस में टच होते हैं, या बो लेग जो, या दोनों जो घुटने हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो ये एक्चुअली नौकनी, जब भी हम कोई आर्मी में आएगा वो ड्रिल करेगा तो फिर उसके घुटने आपस में टकराएंगे और वो ड्रिल प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, या रनिंग नहीं कर पाएगा, रनिंग करने में उसको दिक्कत होगी। उसी तरह जब बो लेग होता है, जो पैर के जो है टेढ़े होते हैं, एक तो वो देखने में शेप खराब लगता है, और दूसरा चीज़ कि वो भी एक ड्रिल में सही नहीं है और उसको भागने में परेशानी होगी। दूसरा हम फिर फ्लैट फीट देखते हैं। फ्लैट फीट यानी पैर के जो हमारे तलवे हैं उसका आर्च अगर मेंटेन नहीं है, आर्च अगर ठीक नहीं है तो नीचे तलवे जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। जिनको फ्लैट फीट होता है, फ्लैट फीट वाले लोग जो है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे अच्छे से चल नहीं सकते, इसलिए फ्लैट फीट माइल्ड केसेस के लिए तो चलो फिट हो जाते हैं, लेकिन फ्लैट फीट वाले अगर इनको प्रॉपर फ्लैट फीट है हम उनको अनफिट करते हैं, बिकॉज अगर वो ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलना हो तो वो नहीं चल पाता या उसको परेशानी होती है। और उसी तरह से क्लब फुट, कोई भी एक तरह से जन्मजात बीमारी है, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है क्लब फुट का, तो हम इन सब चीज़ों को भी उसमें ध्यान देते हैं। जॉइंट, सारे जॉइंट्स जो लोअर लिम्ब के हैं उनके जॉइंट के स्वेलिंग, उनका जो नी जॉइंट है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जैसे मैंने पहले बताया। या कई बार क्या होता है, नी जॉइंट के बाद नीचे जो लेग है वो काफ़ी ऊपर आता है, हम उसको जेनो रिकर्वेटम बोलते हैं। पैर का जो है वो एक सर्टेन एंगल से 10 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो फिर वो ठीक नहीं है। एम्पुटेशन, किसी कोई कटा हुआ है, हाथ पैर उंगलियां कोई भी चीज़ कटी हुई है, या फिर नंबर ऑफ फिंगर्स टोज ज़्यादा हैं, या फिर एक ही साथ कई दूसरी जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भी अनफिट हैं। न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट, कोई भी नस या खून की नली में कोई डेफिसिट है वो भी चेक करते हैं। हैमर टो होता है, जो हमारे पैर की उंगलियां जो हैं वो ऐसे हैमर की तरह ज़मीन में टच करती हैं, ये हमेशा जो है इसके वजह से चलने में परेशानी हुई किसी को, इसलिए ये अनफिट होता है। हेलक्स वल्गस बोलते हैं हम, जब अंगूठा जो हमारा होता है वो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, काफ़ी अंदर की तरफ मुड़ा हो या फिर बाहर की तरफ मुड़ा हो, तो वो उसको हम हेलस वल्गस और वेरस बोलते हैं, और ये अनफिट होने का रीज़न है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम बोलते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पैर है हमारे, उसकी खून की नलियों में कहीं कोई थक्का तो नहीं जमा हुआ है, हम उस चीज़ को देखते हैं। या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं उनका इन्फेक्शन, उसका कोई नहीं है, तो मतलब खून की नलियाँ जो है वो लाल लाल देखती हैं, वो सुपरफिशियली, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है या नहीं, इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। अब हम थोरेक्स में या चेस्ट में जब आते हैं, चेस्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए, तो हम टाइप ऑफ चेस्ट देखते हैं, मतलब नॉर्मल चेस्ट है या कुछ डिफरेंट टाइप का चेस्ट है, जिसको किसी को बीमारी है तो पिजन चेस्ट बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है चेस्ट में, उसकी सिमेट्री दोनों तरफ से बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को देखते हैं। फिर ब्रेस्ट को देखते हैं, उसमें मतलब ब्रेस्ट टिश्यू है नहीं है, कई बार नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं, कई बार ब्रेस्ट जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसके अंदर स्वेलिंग हो रखा होता है, उसको हम गैनिकोमेस्टिया बोलते हैं। सो ये गैनिकोमेस्टिया तो नहीं है, कोई निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। कोई लंप एब्सेस ब्रेस्ट में तो नहीं है। और साथ में रेस्पिरेटरी मूवमेंट, जब सांस ले रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स मतलब बराबर हैं, नॉर्मल टाइप हैं, या कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहा है। ब्रेथ साउंड्स, जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो छाती का जब आवाज़ सुनते हैं उसको चेस्ट एग्जामिनेशन में, तो ब्रेथ साउंड्स नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा ब्रेथ साउंड्स तो नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब किसी को अगर सपोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ब्रेथ साउंड्स एक डिफरेंट टाइप का साउंड्स मिलेगा हमें, तो हम उस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं कि भाई उस तरह के, उससे हमें बीमारी का पता चलता है। तो ब्रेथ साउंड्स देखना पड़ता है, ब्रेथ साउंड हमारा कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल।
उसके बाद हम डिफॉर्मिटी, रिब केस की डिफॉर्मिटी देखते हैं। रिब केस जो है नॉर्मल साइज़ का रिब केस है। फिर स्कैपुला या पीछे का जो ये विंग्ड बोन है, ये हम इसको देखते हैं, स्कैपुला हमारा वो ठीक है कि नहीं। शोल्डर जो देखते हैं उसके लिए। फिर स्पाइन पे भी नज़र डालते हैं बाहर से ही, स्पाइन पे कि कहीं कोई टेढ़ा या कुछ इस तरह का नहीं है, सीधा है, क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में लाइपोमा, उसके स्किन में भी हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं, बहुत सारे बाल का वहाँ पे मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा बाल उगना। हेमेंजियोमा, खून की कुछ एक तरह की बीमारी है, खून की नलियाँ जो है इकट्ठा रेड हो जाती हैं वहाँ पे। पिगमेंटेशन कोई खास तरह का ज़्यादा माने डार्क पिगमेंटेशन या कम पिगमेंटेशन वहाँ पे है, तो हम उन सब चीज़ को चेक करते हैं। फिर टफ्ट ऑफ हेयर ओवर स्पाइन, नीचे कई बार है स्पाइन के पास जो है पीछे में टफ्ट ऑफ हेयर होता है, ये इंडिकेट करता है सम कॉन्जेनाइटल एनोमली। तो हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे नोटिस करते हैं। काइफोसिस और स्कोलियोसिस बोलते हैं। काइफोसिस जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो आगे की तरफ झुकी हुई हैं या फिर टेढ़ी है, हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। स्कोलियोसिस मतलब पीछे से स्पाइन जो है वो टेढ़ा है, कर्व्ड है, और काइफोसिस का मतलब आगे की तरफ वो कर्व्ड है। तो हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेट का एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम साइज़ देखते हैं। साइज़, डिस्टेंशन नॉर्मल डिस्टेंडेड है, सिमेट्री बराबर तो है ना, कोई एक तरफ से ऐसा तो नहीं कोई सूजन है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उसके मूवमेंट कैसा है, सांस के साथ सभी जानते हैं कि मूवमेंट एब्डोमिनल वॉल का भी होता है। सो मूवमेंट उसका कैसा है। स्कार्स, कोई कटे का निशान या उसके दाग तो नहीं है। उसके ऊपर डायलेटेड वेसल्स नहीं है, खून की नलियाँ वहाँ कोई फूली हुई तो नहीं दिख रही हैं। जनरली लीवर वगैरह के डिजीज़ के केसेस में ऐसे होते हैं, तो हम इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए देखते हैं। विजुअल पेरिस्टाल्सिस, कई बार क्या होता है किसी बहुत थिन आदमी या पर किसी को अंदर के एब्डोमिनल एरोटा जो है उसके वजह से कई बार जो है हमें उसका पेरिस्टाल्टिक माने जो इंटेस्टाइनल वॉल है, सॉरी इंटेस्टाइन है, उसके मूवमेंट को भी हम देख सकते हैं। और कई बार जो आर्टेरी जो एब्डोमिनल एरोटा होता है उसके पल्सेशन से भी हमें फील होता है। तो ये भी इससे पता चलता है कोई पैथोलॉजी है या नहीं है। फिर हर्निया, यानी हर्निया का होता है हमारे शरीर में कुछ नेचुरल ऑरिफिसेस हैं जो ऐसे सामान्य रूप से तो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर मस्कुलर वीकनेस हो जाए और हमें क्रोनिक कफ या इस तरह से ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है उसके अंदर, तो वो बाहर आने लगता है, पेट का जो आंत वगैरह है वो बाहर आने लगता है, हम उसको हर्निया बोलते हैं। और हर्निया जो है हमें इसलिए करना है, चेक करना है, क्योंकि हर्निया अगर है और कई बार एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आया और वो फंस जाता है, तो फिर उसमें अचानक से सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कफिंग करने में कोई इम्पल्स तो नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हम पेट में भी देखते हैं। कोई लंप या टेंडरनेस तो नहीं है, कोई गांठ, हम जब पेट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि कोई अंदर में स्वेलिंग तो नहीं है जो लंप के रूप में है। फिर हम उसमें प्रेशर दे के देखते हैं कि भाई दर्द तो नहीं हो रहा है या फिर पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है। हम इन सब चीज़ों को भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर किसी को लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर पेट में पानी होगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। फिर हम इंग्वानल लिम्फ नोड या नीचे जो हमारे पैर के पास जो है लोअर एब्डोमेन में इंग्वानल लिम्फ नोड्स होते हैं, हम उनको चेक करते हैं, क्योंकि इंग्वानल लिम्फ नोड्स अगर में टेंडरनेस या बढ़ी हुई है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कहीं शो करता है। जेनाइटेलिया एंड पेरिनियम, हम जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन मेल कैंडिडेट्स में पेनिस को हम देखते हैं। पेनिस उसका शेप ठीक है या नहीं है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद स्क्रोटम देखते हैं। स्क्रोटम के बाद हम टेस्टिस देखते हैं, दोनों स्क्रोटम में टेस्टिस है या नहीं है। सिंगल टेस्टिस आर्मी के लिए अनफिट होता है, बट नॉर्मल लाइफ जी सकता है वो। स्पर्मेटिक कॉर्ड को देखते हैं, उसमें कहीं कोई स्वेलिंग या कोई गांठ तो नहीं है। एपिडिडाइमिस बोलते हैं, उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के पास में जो नसें होती हैं वहाँ पे कोई सूजन या किस तरह का तो नहीं है, हम उसको भी चेक करते हैं। फिर पेशाब का जो रास्ता है हम उसको देखते हैं, वो नैरो तो नहीं है या फिर नॉर्मल ओपनिंग तो नहीं है। ओपनिंग जो है वो जनरली कई बार ऊपर होता है, कई बार नीचे भी होता है मेल के केसेस में। सो हम इस चीज़ को देखते हैं। हाइपोस्पेडियस बोलते हैं उसको, अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो इपीस्पेडियस जब ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो हम इन सब ये दोनों चीज़ें दोनों केसेस में अनफिट होते हैं। फिर हम हाइड्रोसील जो कि एक टेम्पररी अनफिट है, वेरिकोसील फिर भी ये टेम्पररी अनफिट होता है। और अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस जो है वो नॉर्मली जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय टेस्टिस पेट के अंदर होता है, जो जन्म होते होते उस समय तक बाहर आ जाता है, जन्म होने का टाइम होता है उस समय। सो अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी अगर टेस्टिस किसी वजह से पेट के अंदर ही रह गया तो वो कैंसर के रूप में परिवर्तित होने का चांसेस होता है, इसलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस वाले केसेस अनफिट होते हैं।
और वो सर्जरी जो है उसको बाद में तो कराना ही पड़ता है अनडिसाइडेड टेस्टिस के लिए। एट्रोफिक टेस्टिस उनको बोलते हैं जिनको टेस्टिस के जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए हैं, यानी वो नॉन फंक्शनल टेस्टिस है। सो एट्रोफिक टेस्टिस भी अनफिट है आर्मी के लिए। हीमोराइड्स या पाइल्स जिसको बोलते हैं, अगर किसी को खून की ब्लड उसमें स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, जनरली उसको पाइल्स बोलते हैं, तो ये भी अनफिट है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम मतलब जो पैखाना का रास्ता है वो बाहर आता है, स्ट्रेनिंग करते ही नीचे आता है, जो जनरली वीकनेस हो गया, अगर पेरिनियम या नीचे के जो हम मांसपेशियाँ होती है उसकी वीकनेस अगर हो गई तो वो नीचे प्रोलैप्स होने लगता है। फीमेल के केस में यूट्रस का नीचे आना वो भी हम चेक करते हैं, जो मतलब गायनोकोलॉजिस्ट करते हैं उसको। स्किन टैग्स, कई बार जो है स्किन टैग्स निकले होते हैं पैखाना के रास्ते के पास में, तो हम उस चीज़ को चेक करते हैं। फिशुला या पाइनोरेडल साइनस, जो कई बार एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो पैखाना का रास्ता होता है वहाँ से और उसके बाहर के स्किन से। सो इन सब चीज़ों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि ये कंडीशन जो है अनफिट होता है। कंडाइलोमा बोलते हैं, वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो जनरली पेनिस या इसके ऊपर हो जाता है। फिशर्स और साइनसेस स्किन के ऊपर हैं, इन सब चीज़ों को भी हम देखते हैं। साथ में गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वुमेन के लिए, उनका अलग से एग्जामिनेशन गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है।